So in this video we are going to cover Ohm's law. ठीक है। so 12th के प्रैक्टिकल्स में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है ओम्स लॉ का। ठीक है। तो इसका जो एम है वो है टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ ए गिवन वायर बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में अपन को ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन देना है ग्राफ से और साथ में उसकी कैलकुलेशंस थे। सो इसमें हमारे पास apparatus होगा, एक बैटरी होगी, एक वोल्टमीटर होगा, एक एमीटर होगा, एक रियोस्टेट होगा और एक की होगी। ठीक है। तो जो बैटरी है उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो की से कनेक्ट होगा और की का जो दूसरा टर्मिनल है वो रियोस्टेट के नीचे वाले इससे कनेक्ट होगा। ठीक है। अब रियोस्टेट में एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है, ये दो टर्मिनल्स भी होते हैं। लेकिन अपन को अगर पहला वाला यहाँ पे कनेक्टेड है तो दूसरा वाला यहीं पे कनेक्टेड होगा, तभी जाके ये जो अपन यहाँ पे वेरिएशन करेंगे रेजिस्टेंस में तभी जाके वो सर्किट में आएगा। ठीक है। तो यहाँ से फिर एमीटर का नेगेटिव, फिर एमीटर के पॉजिटिव से वोल्टमीटर का नेगेटिव, फिर पॉजिटिव बैटरी की पॉजिटिव से जाएगा और यहाँ पे पैरेलली में रेजिस्टेंस लगा हुआ जिसके अक्रॉस वोल्टमीटर वोल्टेज नापेगा और जो एमीटर है वो सर्किट में जितना करंट फ्लो हो रहा है वो नापेगा। ठीक है। तो जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस वेरी करेंगे रियोस्टेट से, रियोस्टेट क्या होता है वेरिएबल रेजिस्टर, वैसे वैसे एमीटर का करंट और इसके अक्रॉस वोल्टेज दोनों वेरी होंगे। ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या होता है वी इज इक्वल्स टू आई आर, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो वी इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है। तो जो आर है वो हो गया रेजिस्टेंस जो कि एक गिवन वायर के लिए कांस्टेंट होगा और अगर आप बी बढ़ाओगे तो आई बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना, और बी कम करोगे तो आई भी कम होगा। ये इसका सर्किट डायग्राम है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव लिखना रहेगा, फिर apparatus रिक्वायर्ड, ये पूरे apparatus हैं। उसके बाद फिर थ्योरी में आप ऐसे लिख देना ओम्स लॉ क्या होता है उसकी स्टेटमेंट। ठीक है। उसके बाद फिर आर क्या होता है रेजिस्टेंस होता है और आर जो है वो इसे आर का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि आर जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उस मटेरियल का, उसकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद फिर आप थ्योरी में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद फिर आप ये लिख देना कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आई है, बी इज इक्वल्स टू आई आर है, तो ये जो रिलेशन है ये अगर आप ऐसे देखोगे ना ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स का रिलेशन हो जाएगा। ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स के रिलेशन में एक स्ट्रेट लाइन आती है जो ग्राफ बना है ना, तो ये भी आप थ्योरी में लिख सकते हो कि जो वी आई ग्राफ होता है ओम्स लॉ का वो एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होता है। ठीक है। और यहाँ पे थीटा, तो जो टेन थीटा है वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर वी बाय आई। ठीक है। बी इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है ना। ठीक है। तो उसके बाद फिर अपनी थ्योरी लिख दी। थ्योरी के बाद फिर आता है प्रोसीजर। ठीक है। तो प्रोसीजर में ये लिख देना कि पहले आप एक सर्किट डायग्राम बनाओगे, उसके बाद बोल देना कि जो कनेक्शंस है वो इस सर्किट डायग्राम के हिसाब से होंगे। ठीक है। उसके बाद फिर इतना होने के बाद फिर प्रोसीजर में लिखना पड़ेगा कि आपको लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर और लीस्ट काउंट ऑफ वोल्टमीटर निकालना पड़ेगा। ठीक है। लीस्ट काउंट कैसे निकलता है, जैसे मान लो आपने उसमें लिखा है 0 से लेकर 5 तक। ठीक है। जैसे मान लो एमीटर की रेंज है 0 से लेकर 3 एम्पेयर तक। ठीक है। तो उसके बीच में गैप्स होंगे, है ना। तो जैसे मान लो 0 से लेकर 1 तक मान लो 20 डिविजन्स हैं, है ना, तो फिर 1/20 इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा। ऐसे करके लीस्ट काउंट हो जाएगा। और जब आप पूरा ये सेटअप कर लें उसके बाद वोल्ट मीटर और एमीटर में जो ज़ीरो एरर है वो भी नोट डाउन करना पड़ेगा। वैसे तो मिलता नहीं है, लेकिन अगर इन केस अगर ज़ीरो एरर मिल गया
मिल जाता है, कभी कभी ज़ीरो एरर होता है वोल्ट मीटर में, या ज़ीरो एरर होता है एमीटर में। मतलब बिना करंट पास करे ही, या तो जो एमीटर की जो एरो है वो ज़्यादा है या उससे नीचे है ना, तो उससे बोलते हैं ज़ीरो एरर। अगर नीचे है तो आगे जाके आपको प्लस करना पड़ेगा, और अगर ऊपर है, ज़्यादा बता रहा है, तो आपको आगे जाके माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपने लीस्ट काउंट ले लिया एमीटर का, वोल्ट मीटर का। उसके बाद फिर आपने ज़ीरो एरर नोट डाउन कर लिया, वैसे तो मिलेगा नहीं लेकिन मिल गया तो कोई ना। ठीक है, उसके बाद फिर आपने प्रोसीजर लिखेंगे। प्रोसीजर के बाद फिर जब आप पूरा कनेक्शन सब कुछ वेरीफाई कर लें, उसके बाद फिर आप की लगाएंगे। ठीक है, अगर की लगाने के बाद एमीटर और वोल्ट मीटर लगभग सेम उस पर आते हैं, है ना, लगभग सेम वोल्ट मीटर उतना ही वोल्टेज और एमीटर उतना ही करंट शो करता है, तो आपके कनेक्शन सही है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ये जो रियोस्टेट की जो रेजिस्टेंस है इसको वेरी करना है, उससे एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों की रीडिंग्स वेरी होंगी, वो आपको इस टेबल में लिखना रहेगा। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, यहाँ पे ऑब्जर्व आएगा। ठीक है, फिर कैलकुलेटेड ऑब्जर्व, कैलकुलेटेड मतलब मान लो आपका ऑब्जर्व आया 16, ठीक है, और मान लो आपका जीरो एरर था वोल्ट मीटर में 1 का, मान लो आपका 1.6 आया और जीरो एरर था 0.1 का, तो ये 1.7 हो जाएगा या फिर 1.5 हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो इस कॉलम की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन अगर ज़ीरो एरर है तो आपको उसमें प्लस माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर ओम्स लॉ से आर का फॉर्मूला आ जाएगा V/I। ऐसे करके आप कुछ जितनी रीडिंग्स हो सकती हैं उतनी मैक्सिमम रीडिंग्स निकालोगे तो एरर होने के चांसेस कम रहेंगे, है ना, और ग्राफ भी उतना ही अच्छा बनेगा। तो जितनी मान लो 10 से 15 रीडिंग्स हो जाएंगी, तो वो पूरी लिख के और इसका मीन निकाल देना। ठीक है, तो जैसे आप आर का भी मीन निकालोगे, है ना, तो आपको मीन रेजिस्टेंस मिल जाएगा उस वायर का। ठीक है, तो ये हो गया फ्रॉम कैलकुलेशन वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद फिर आपको निकालना पड़ेगा फ्रॉम ग्राफ से। अब ग्राफ से कैसे आएगा, ये जो ग्राफ का जो स्लोप है, ठीक है, VI ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको देता है रेजिस्टेंस। ठीक है, V इजिकल्स टू आई, V इजिकल्स टू आई आर होता है, तो R इजिकल्स टू V/I हो जाएगा। तो उसका जो स्लोप है टेन थीटा, है ना, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, वो आपको स्लोप देगा। ठीक है, तो वो स्लोप आप निकालोगे फ्रॉम ग्राफ। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन करके एक रेजिस्टेंस निकालोगे, और ग्राफ जो आपने प्लॉट करा है इन रीडिंग से, उसके स्लोप से एक रेजिस्टेंस निकलेगा। वो दोनों रेजिस्टेंस लगभग बराबर होनी चाहिए, और अगर बराबर आ जाते हैं तो अच्छी बात है, मतलब दोनों बराबर ही होने चाहिए, हल्का सा वेरिएशन चलेगा, नहीं तो दोनों बराबर होने चाहिए। उसके बाद फिर आपने दोनों की कैलकुलेशंस कर दी, है ना, फ्रॉम कैलकुलेशन निकाल दिया, फ्रॉम ग्राफ से निकाल दिया। फिर आप रिजल्ट में लिखेंगे कि फ्रॉम कैलकुलेशन से इतना रेजिस्टेंस आया और फ्रॉम ग्राफ से इतना आया। ठीक है, अपना जो एम था वो था डिटरमिन रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर। अब पर सेंटीमीटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वायर है ना, ये वायर, आप इस वायर की आपको लेंथ नापनी पड़ेगी। ठीक है, और इस वायर की आपको लेंथ नापने के बाद फिर जब आप रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर निकालोगे तो वो आएगा रेजिस्टेंस अपॉन जो लेंथ है वायर की। ठीक है, ठीक है, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर आप कैसे निकालोगे, रेजिस्टेंस जो है वायर का, जो अभी अपन ने कैलकुलेशन निकाला है, ग्राफ कोई सी रीडिंग ले सकते हैं, उसके बाद फिर अपन लेंथ कर देना, तो उससे रेजिस्टेंस पर लेंथ जाएगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पर लेंथ एक बार आप कैलकुलेशन से निकालोगे और एक बार ग्राफ से निकालोगे। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ कुछ बेसिक गलतियाँ रहती हैं कि कनेक्शंस टाइट होने चाहिए। ठीक है, और हर एक रीडिंग के लेने के बाद आप की निकाल दिया करना, बैटरी को ऑन मत करना, बैटरी को स्विच ऑफ मत करना, की निकाल देना। क्योंकि क्या है कि जो ओम्स लॉ है वो ओमिक कंडक्टर्स फॉलो करते हैं। ठीक है, और ओमिक कंडक्टर्स में ऐसा है कि मान लो अगर आपने ज़्यादा देर तक करंट फ्लो होने दिया, ठीक है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से क्या हो जाएगा, अगर ज़्यादा देर तक करंट फ्लो होगा तो हीट डेवलप होगी सर्किट में, और अगर हीट डेवलप होगी तो रेजिस्टेंस जो है, जो रेजिस्टेंस होता है मेटल्स का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है, तो क्या होगा, ये सारे वाइवा के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगा, जो आपकी रीडिंग्स है उसमें गलती होने के चांसेस हैं। ठीक है, इसलिए हर एक रीडिंग लेने के बाद आप की निकाल लिया करना, क्योंकि अपन को 10 से 15 रीडिंग्स लेनी है। ठीक है, उसके बाद फिर
कुछ प्रिकॉशंस अपने हिसाब से लिख देना कि ज़ीरो एरर होना चाहिए, ठीक है। फिर जो प्लग की है वो ढंग से इंसर्ट वगैरह करनी चाहिए, है ना। फिर सारे कनेक्शंस ढंग से रहने चाहिए, है ना। और फिर इतना होने के बाद आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के बाद रीडिंग्स एंड देन रिजल्ट, प्रिकॉशंस और सोर्स ऑफ एरर लिखना है लिख सकते हैं, नहीं तो इतना होने के बाद आपका ये राइटिंग पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लैब में जाके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, है ना। बस और फिर बाय बाय क्वेश्चन यही बनेगी कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स, रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी होती है मटेरियल की, ये चेंज नहीं करती, है ना। मान लो आपने 10 सेंटीमीटर की एल्यूमिनियम की वायर ली और 5 सेंटीमीटर की एल्यूमिनियम की वायर ली, दोनों का रेसिस्टेंस अलग अलग होगा लेकिन दोनों की रेसिस्टिविटी सेम होगी। उसके बाद ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा वाला, परपेंडिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो और जो ओम्स लॉ है वो यूनिवर्सल लॉ नहीं होता, है ना, वो सिर्फ ओमिक कंडक्टर्स के लिए वैलिड रहता है, ठीक है। ओमिक कंडक्टर्स के लिए लीनियर वी आई कर्व होता है, लीनियर वी आई लाइन आती है, और नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए कर्व, नॉन लीनियर का कर्व आता है वी आई का, वी आई ग्राफ का, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।